हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ मेरा न्यू मॉम रूटीन विद माय न्यू बॉर्न। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो माय नेम इज नेहा। मेरा एक 5 इयर्स का बेटा है एंड रिसेंटली वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अनदर लिटिल बेबी बॉय। एंड मैं मदरहुड रिलेटेड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस अक्सर यूट्यूब पे बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो ज़रूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी नाइट रूटीन की शुरुआत कर रही हूँ मैं इवनिंग 7 PM से, और ये वो टाइम होता है जब हम शुरू कर देते हैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी की बेड टाइम प्रिपरेशंस। हालांकि इतनी छोटी उम्र में बच्चों को स्लीप पैटर्न्स कुछ होते नहीं है, बट स्टिल एक कंसिस्टेंसी अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो विद इन फ्यू मंथ्स उनका एक अच्छा स्लीप पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। मैंने अपने बेबी के साथ देखा है कि रात को अगर मैं उसको मसाज करके और वार्म बाथ दे के सुलाती हूँ तो उसकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बेटर होती है। अच्छा, मसाज उसको शुरू करती हूँ मैं हेड से, उसके बाद उसकी फेस की मसाज, और फिर करती हूँ मैं उसकी टमी की मसाज। बच्चों को कॉलिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है न्यूबॉर्न स्टेज पे, तो अच्छे से उसकी अगर हम स्टमक की मसाज करेंगे स्पेशली गैस रिलीव करने के लिए, तो आप देखेंगे कि उनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलता है उससे। जैसे मैं अपनी मोशंस दिखा रही हूँ, ये मैं यूज़ करती हूँ उसकी टमी पे। हालांकि ये एकदम दूध पीने के बाद आपको नहीं करना चाहिए, दूध पीने के अराउंड 30 मिनट्स का गैप रखना चाहिए। मसाज के साथ साथ मैं थोड़ी बेबी को एक्सरसाइज भी कराती हूँ, क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़, वो पूरे टाइम लेटे रहते हैं तो उनकी बॉडी में थोड़ी सी पुअर सर्कुलेशन हो जाती है। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस कराने से एक तो गैस रिलीफ मिलता है, उनकी सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और उनको बहुत आराम मिलता है। अच्छा, कन्वीनियंस के लिए ना मैं अपने रूम में 2 बकेट्स रखती हूँ, डाइपर्स वगैरह थ्रो करती रहती हूँ, और उसमें जो कपड़े होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, वो डालती रहती हूँ एंड वंस अ डे हम वॉश कर लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं बेबी के बाथ टाइम पे। तो मैंने उसका लगभग रेडी कर दिया है, और साथ में ना मैं उसके पानी में डालती हूँ थोड़ा सा पम्प ब्रेस्ट मिल्क। पूरे दिन जैसे मैं पंप करती हूँ वो बॉडी से भी कई बार पीता है और उसको छोड़ देता है, तो उसे हम पूरे दिन इकट्ठा करते रहते हैं और बाथ टाइम में अच्छा अमाउंट इकट्ठा होता है। ब्रेस्ट मिल्क को भी मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। फीडिंग के लिए तो मिल्क यूज होता ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, वो एज एंटीसेप्टिक भी काम करता है। अगर बेबी को कहीं भी कट लग जाता है या उसको कहीं रैश हो जाता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क लगा दो, तो उससे वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। ऐसी बाथ वाटर में मिलाने से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसमें, एज वेल एज स्किन को ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। मैं बेबी को कुछ भी मॉइस्चराइज़र या उसके साथ कोई भी सोप का यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं ब्रेस्ट मिल्क डाल देती हूँ। अच्छा, अगर आप पंप ना कर रहे हो तो आप काउज मिल्क भी डाल सकते हैं, उससे भी आप देखेंगे कि जो बच्चे की स्किन है ना वो बाथ के बाद काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रहेगी। अभी इस न्यूबॉर्न की स्टेज पे बच्चे को जनरली मैं वनजीज में ही रखती हूँ, वही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और वनजीज में ही ना आप जिपर वाली लेना, बटन वाली मत लेना, क्योंकि बार बार बटन खोलना बंद करना बहुत मुश्किल होता है। अभी बेबी के फर्स्ट नैप का टाइम हो गया है, और क्योंकि अभी हम लोग जागे हुए हैं तो मैं बेबी को स्विंग में रख देती हूँ। अच्छा, ये जो स्विंग है ना, ये मैंने फिशर प्राइस का भी रिसेंटली परचेज़ किया है। मैंने काफ़ी स्विंग्स के रिव्यूज़ पढ़े, इसमें मुझे अच्छा लगा कि इसमें 2 टाइप के मोशन है, साइड टू साइड एंड बैक एंड फोर्थ, और पता नहीं किस बच्चे को कैसा स्विंगिंग मोशन अच्छा लगे, तो इसमें दोनों ऑप्शन है, इसलिए मैंने ये लिया है। और अभी मेरे को कुछ ही दिन हुए यूज़ करते हुए, अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बट आपको डेफिनेटली मैं कुछ दिनों में अपडेट करूँगी कि बेबी स्विंग को एंजॉय कर रहा है या नहीं। इसमें म्यूज़िक भी है और मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे से म्यूज़िक ट्रैक और नाइट वॉइसेस वगैरह हैं। तो अराउंड 8 o'clock हो गए हैं और बेबी अपना फर्स्ट नैप ले रहा है। जितने बेबी नैप ले रहा है उतने मैं अपने थोड़े बहुत काम कर लूँगी। अगर मुझे यूट्यूब पे कुछ कुछ देखना है, आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ने हैं, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा जीरा अजवाइन का पानी पी लेती हूँ। ये मैं अक्सर दिन में पीती रहती हूँ। मैंने अराउंड फ्यू वीक्स एटलीस्ट शुरू में ट्राई किया है कि प्लेन वाटर ना लेके जीरा अजवाइन का ही पानी लूँ। उससे कहते हैं बहुत अच्छा रहता है पोस्टमार्टम में, और स्टमक फ्लैट होने में भी हेल्प करता है। अब मैं यहाँ पे नाइट के लिए मिल्क पंप करके रख लूँगी। अच्छा, मैं पंपिंग में ये टेक्निक यूज़ करती हूँ कि जितनी बार मैं बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, विच इज़ एवरी 2 to 3 आवर्स, फीडिंग खत्म होने के बाद जितना भी बचा होता है मिल्क, उसको मैं पंप आउट कर लेती हूँ। क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सप्लाई एंड डिमांड पे होता है, तो जब बच्चा छोटा होता है वो सारा मिल्क फिनिश नहीं कर पाता है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बहुत मिल्क एक्स्ट्रा बन रहा है, तो आपकी धीरे धीरे सप्लाई कम हो जाती है।
तो पंपिंग पे ना मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें सब एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताती हूँ, क्योंकि पंपिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और अगर आप रेगुलरली बार बार पंपिंग कर रहे हैं तो बार बार सब पार्ट्स को आपको धोना पड़ेगा। उसकी वजह आप क्या कर सकते हैं कि इस टाइप के आप जिपलॉक्स लीजिए और पार्ट्स को उनमें डाल के और डीप फ्रीजर में रख दीजिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो फ्रीजर में कई मंथ्स तक रह सकता है। तो इसलिए जो आपके पंपिंग पार्ट्स है वो फ्रीजर में बिल्कुल सही रहेंगे और नेक्स्ट डे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और जितना मुझे अभी ब्रेस्ट मिल्क लगेगा उतना अब टाइम हो गया डिनर का, और डिनर में हमें तैयार करते हैं। और उनकी जो मैंने रेसिपी आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी ओट स्पिनच की, वो जरूर आप चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जनरली मैं नाइट में वही खाती हूँ और साथ में से डाइट को इंक्रीज करने के लिए मैं खाती हूँ एस्पैरागस, यानी कि शतावरी, जो बहुत अच्छी होती है प्रोडक्शन में और वैसे भी इन जनरल भी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो एस्पैरागस होती है उसके जो हार्ड पार्ट्स हैं और जो उसकी टेल है उसे हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो भी आपको थोड़ी सी मोटी लगे उसे आप बीच में से एक बार और काट सकते हैं, जो सॉफ्ट लगे उन्हें आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और हम इन्हें लाइटली बाद में सौते कर लेंगे, और सौते करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेश जिंजर का। तो उसके बाद आप चाहे तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी का यूज़ करती हूँ। तो घी में बस हम थोड़ी सी जिंजर डालेंगे। अच्छा, जैसे ही जिंजर डालेंगे उसके विदिन 1 मिनट आप एस्पैरागस डाल देना, वरना जिंजर जो है ना वो जल जाएगी। तो बस हल्का सा जिंजर को यहाँ पे सौते किया है, फिर हमने एस्पैरागस डाल दिया, उसे सौते किया है, बीच में थोड़ा सा आप ढक सकते हैं, उससे वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। एंड ये बहुत जल्दी विदिन 4 to 5 मिनट्स बन के रेडी हो जाती है। इसमें ऊपर से सॉल्ट, चाहे तो ब्लैक पेपर और लेमन डाल के आप एज अ साइड डिश खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, फिलिंग हो जाता है। और अगर आप वेट लॉस वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं बट हेल्दी वे में, तो भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये यहाँ पे मेरा डिनर हो गया है। डिनर के बाद हम नील, जो कि मेरा 5 ईयर ओल्ड बड़ा बेटा है, उसको हम लोग बेड टाइम के लिए रेडी कर देते हैं, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे स्कूल होता है। आप लोगों को पता ही था कि नील को कुछ दिन पहले कोविड हुआ था, बट कोविड के बाद डॉक्टर ने एक्चुअली हमें बताया कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि आफ्टर कोविड उन्हें साइनस इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो कोविड के कुछ टाइम तक उसका कफ रहा, उसका नेज़ल ड्रिपिंग होता था, एंड फाइनली डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि उसको साइनस इन्फेक्शन हो गया है। तो उसको 10 डेज़ की एंटीबायोटिक्स दी गई हैं एंड ही इज़ रिकवरिंग, बट स्टिल एक्चुअली ये लॉन्ग कोविड सा ही हो गया। नील को काफ़ी टाइम लग गया उसे रिकवर करने में। और विद द न्यू बेबी नील के स्केड्यूल में भी बहुत चेंज आया है, तो हम ट्राई करते हैं जितना ज़्यादा उसे हम कंफर्टेबल कर सकें, क्योंकि पहले वो हमेशा मेरे साथ ही को स्लीप करता था, इसलिए काफ़ी उसके स्लीपिंग पैटर्न में चेंज हुआ है। वो मेरे साथ नहीं सो सकता है बिकॉज उसे काफ़ी कफिंग भी रहती है, तो हम न्यूबॉर्न से थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करते हैं। तो अब उसने डिसाइड किया कि मम्मा इज़ विद द बेबी बट पापा इज़ विद मी, तो इस अरेंजमेंट से उसे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। तो उसका बेड टाइम का, शावर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पापा से ही होती है। तो अब वापस आ जाते हैं बेबी की तरफ, और यहाँ पे बेबी का फर्स्ट स्नैप हो गया है। तो अब मैंने उसको निकाल लिया है उसके स्विंग में से, और मैं उसको दे दूँगी फीडिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फर्स्ट उसे डायरेक्टली फीड कराती हूँ, उसके बाद मैं पम्प, और अगर उसे एक्स्ट्रा ऊपर से बॉटल का चाहिए होता है तो वो बोल देता है। एक बार फीड कराने के बाद अब मैं उसको स्वेडल, रात को हम उसे स्वेडल में नहीं सुलाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे ना डर डर के उठते रहते हैं बार-बार, तो स्लीप है ना वो काफ़ी बेटर होती है। अगर आप डायरेक्टली क्लॉथ से भी करा सकते हैं, पर मुझे वो कन्वीनियंट लगेगा, तो जैसे कि आप अच्छे से उन्हें क्लॉथ से ना स्वेडल करें, और अगर क्लॉथ को खोल दें तो वो उनके फेस के ऊपर भी आ सकता है। तो मुझे थोड़ा सा वो ज़्यादा इनकन्वीनियंट लगता है। ये रेडीमेड स्वेडल भी वैल्क्रो वाले जो है मैं बेबी को यूज़ करती हूँ, ये ईज़ी क्लीनिंग करते हैं और एक सेफ भी है। तो एक बार बेबी को फीड कराने के बाद अब मैं उसको ना डायरेक्टली फ्लैट सरफेस पे नहीं लेटाती हूँ, उसको मैं ट्राई करती हूँ थोड़े से इंक्लाइंड सरफेस पे लेटाने की। तो यहाँ पे मेरे पास एक लंजर है, उसमें मैं उसे थोड़ी देर अब लिटा दूँगी। उससे क्या होता है, जो उनका मिल्क होता है ना वो सेटल डाउन हो जाता है। एंड अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ बेड के लिए, तो मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आप लोग पूछते हो ना कि आपकी स्किन इतनी अच्छी रहती है, उसका सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट ये है कि एक भी दिन चाहे मैं कितनी भी टायर्ड क्यों ना हूँ, विदाउट क्लीनिंग द फेस और बेसिक अपने सेरम्स, मॉइस्चराइज़र लगाए बिना मैं नहीं सोती हूँ। सिर्फ
एक दिन मैंने स्किन केयर मिस किया था, वो था जिस दिन मेरा सी सेक्शन हुआ था। उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने वापस अपना प्रॉपर केयर करनी शुरू कर दी थी। कंसिस्टेंसी ही मेन है स्किन केयर में, चाहे आप अच्छे प्रोडक्ट्स लो, कितने महंगे लो, पर अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तो फिर उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे अराउंड 15 मिनट्स हो गए थे बेबी को लाउंजर पे लेटे हुए। तो अब मैंने उसको उसकी बैसिनेट में लिटा दिया है। ये जो बैसिनेट है ये मैंने इस टाइप की लिया कि इसमें ना व्हील्स हैं, तो थ्रू आउट घर आप इसे घुमा सकते हो, और ज़्यादा ये भारी भी नहीं है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है। तो अराउंड 10 ओ क्लॉक का टाइम हुआ है एंड बस अब मैं भी सो जाऊँगी। एंड नेक्स्ट टाइम बेबी उठेगा फीडिंग का अराउंड 2 to 3 आवर्स के बाद। तो आज बेबी उठा है अराउंड 1:57। मोस्टली मैं अलार्म नहीं लगाती हूँ, बेबी खुद ही विदिन 2 to 3 आवर्स उठ जाता है क्योंकि उसे फीडिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं उसे फीड कर दूँगी। फीड करने के बाद मैं उसे बर्प करा दूँगी। तो बर्पिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके मिल्क को एकदम सेटल करवाने के लिए। तो मैं ट्राई करती हूँ 5 to 6 मिनट्स उसे डिफरेंट पोजीशंस में कि बर्प आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा भी पुश नहीं करती क्योंकि कई बार आपने बहुत मिल्क पिलाया होता है और आप ज़्यादा उसे बर्प कराने की कोशिश करते हो, उससे भी दूध बाहर आ सकता है। तो बस 5 मिनट्स के अराउंड बेसिकली लाइटली मैंने उसको बर्प कराने की कोशिश की है। एंड इस टाइम पर मैं उसका डाइपर भी चेंज कर देती हूँ और उसको डाइपर की अच्छे से क्रीम लगा देती हूँ ताकि कोई उसको रैश वगैरह की प्रॉब्लम ना रहे। एंड एक बार बेबी को सुलाने के बाद मैं फिर से एक बार पंप करूँगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एज सच मुझे पंपिंग इसलिए नहीं करनी क्योंकि मुझे अभी बेबी को फीड करना है, बट मैंने ये देखा है कि आप रात में अगर एक बार पंपिंग कर ले, हालांकि वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम थोड़े थके हुए होते हैं, पर अगर आप रात को एक राउंड पंपिंग कर लेते हैं ना तो उससे जो मिल्क सप्लाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। कि आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सप्लाई और डिमांड पे होती है। तो अगर आप एक बार एडिशनल पंप कर लेते हैं ना, उससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बेबी ज़्यादा दूध पी रहा है और जो आपकी जो मिल्क की सप्लाई है वो फिर थोड़ी बढ़ जाती है। और नेक्स्ट राउंड ऑफ फीडिंग होता है हमारा फिर आफ्टर 2